हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी हमने जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो आपका पूरी तरह से एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार होगा। 5 ऑप्शन वाला होगा ताकि आपको एक एग्ज़ाम का फील मिल जाए एग्ज़ाम से पहले। और क्वेश्चन का कलेक्शन आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप लगा पा रहे हैं और 80 में अगर आप 70 ला पा रहे हैं तो समझिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपका लेवल अप नहीं रहने वाला है, हाई ही रहेगा पर अप नहीं रहेगा, सॉरी लो ही रहेगा पर हाई नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे और समय पे आप इसको देख पाएंगे। अभी आपको एक भी प्रैक्टिस सेट आपको मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको व्याकरण के कराने वाले हैं, 40 क्वेश्चन हमारा साहित्य का रहेगा और सॉरी, लेवल आपका अच्छा रहेगा। अच्छा इन द सेंस मॉडरेट रहेगा। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए जितनी मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। लेवल हम हर दिन किस प्रकार से रखें, आप खुद भी आप करके बताइएगा मुझे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लेवल हमें थोड़ा सा और नीचे करना है अपना, या थोड़ा सा और बढ़ाना है, क्या आपका फीडबैक है वो मुझे आप प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करने के बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। इतना सारा चीज़ अलग अलग जगह से मैं कलेक्ट करके आपके लिए लेके आती हूँ, बेस्ट कंटेंट, और बहुत मेहनत लगता है। तो बस एक लाइक कर देना और कम से कम एक शेयर कर देना। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? बताएंगे यहाँ पे आप। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। हर्ष स्वर आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, 11, 4, 2, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो हर्ष स्वर की बात कर रहे हैं, 11 लगाने वाले सभी गलत हो गए हैं क्योंकि हम सिर्फ स्वर की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तो मैं पढ़ भी रही हूँ तो आपको एक अलर्ट मिल जा रहा है। जब क्वेश्चंस को आप खुद से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा गलती होने की संभावना हो सकती है, इसीलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। हर्ष स्वर में आपका क्या क्या होता है? आपका अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। यही 4 चीज़ तो होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 4th यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 80 क्वेश्चंस हैं, तो हम थोड़ा सा जल्दी ही चलेंगे लेकर के। ठीक है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है बताना है। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं, ये एनालिसिस करना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं लगभग आपको हर टॉपिक को मैं छूऊंगी रोज़। ठीक है, रोज़ कोशिश करूँगी कि आपका एक भी एग्ज़ाम तक आपका कोई ऐसा टॉपिक ना बचे जहाँ से हमने क्वेश्चन नहीं लिया हो। तो एक अच्छा से आपका पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाला है। इनसे समृद्ध स्वर से आपको बताना जो मुख के आधार पे है आपका। ठीक है, समृद्ध स्वर तो समृद्ध और विवृत होता है आपका। तो यहाँ बताइए, ओ, बड़ी ई, औ, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जैसे विवृत की बात करें तो आ क्या होता है आपका? विवृत के अंदर आ जाता है। पूरा वर्णमाला आपको अच्छे से कराया हुआ है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको हिंदी व्याकरण के थ्योरी क्लास की लिंक दे दूंगी। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो जाके लिंक से डायरेक्ट वहाँ पे जा सकता है। जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने वो करवा रखा है। जिसकी आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी थ्योरी क्लास बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करवा दूँगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। बताइए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कलेश, कलेश, क्लेश, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे और ईमानदारी से बताना कि कितने मार्क्स आपके बने। कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। प्रैक्टिस 1 आपका बहुत कमाल का था, प्रैक्टिस 2 भी आपका बहुत कमाल का है। बस आपको लगे रहना है, बने रहना है। अब देखिए यहाँ पे आपको संज्ञा पदबंध पहले ही क्वेश्चन बता दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। तो आपको संज्ञा पदबंध बताना है।
हो सकता है कई बार आपको रेखांकित वर्ड नहीं मिले, ठीक है, रेखांकित शब्द ना मिले, तो आपको बिना रेखांकित देखे ही बताना पड़ेगा कि संज्ञा पदबंध यहाँ पे कहाँ हो सकता है। घर के पेड़ सूख गए, आंगन, घर के आंगन, या घर के आंगन में लगे पेड़। तो यहाँ पे जो है आप सभी जानते हैं कि पदबंध में क्या होता है। देखिए, आप सारे भी आंसर लगा लीजिए, मेरे लगाने से पहले आपको अपना आंसर लगा लेना है ताकि आप उसको मिला पाए, है ना। थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ आपको, और इतना टाइम इनफ होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ मैं ज़्यादा भी दूंगी। तो चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो संज्ञा पदबंध में, पदबंध आपको पता है कि संज्ञा यहाँ पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। क्या सूख गया, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइट हो रहा है वो क्या हो रहा है, पेड़ हो रहा है। तो बिल्कुल ये एक संज्ञा पदबंध ही है। अगर यहाँ पे संज्ञा पदबंध नहीं दिया होता तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये एक संज्ञा पदबंध वाला वाक्य है। और यहाँ पे आपका पेड़ सूख गए, क्या ये पेड़ सूख गए ये आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, घर के आंगन में लगे पेड़। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, घर के आंगन में लगे पेड़। तो लास्ट में क्या आया, आपका पेड़ आया, और पेड़ आपका संज्ञा है, तो संज्ञा आपका पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो उस पूरे वाक्य की मूल भावना जिस पद में आपकी होती है, चाहे वो क्रिया, वो आपका क्रिया हो, विशेषण हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वही आपका पदबंध हो जाता है। चलिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे, खुद से भी पढ़ के देखिए और इसका आंसर बताइए। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति, मतलब जो बोल रहा है, जो सुनने वाला है, या जो किसी और के बारे में बात कर रहा है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ कहाँ मिलती है आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी तीन भेद होते हैं, आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। जिसमें आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और यहाँ पे निम्न, उसके बाद आपका आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये 3 आपके होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बताना है यहाँ पे। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक को, निश्चयवाचक को, प्रश्नवाचक को, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। संकेतवाचक पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, विशेषण बताना है आपको। तो प्रत्येक दिन आपका थोड़ा किसी एक टॉपिक को ज़्यादा उजागर करते हुए ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगी। आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स रहेगा सब कुछ, ठीक है, ताकि आपका बेहतर तैयारी हो सके और आप समझ पाएँ कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, कितना आपका तैयारी अभी तक हो चुका है और क्या आपको करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त आपको यही जानना है कि क्या आपको और करने की ज़रूरत है। तो लूटना, लुटेरा, लुटाना यहाँ पे था, ठीक है, लूटना, ठीक है, कोई बात नहीं, लूटना है, लुटाना, लुटेरा, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है विशेषण क्या हो जाएगा। तो लूटना तो आपका क्रिया के अंदर आ जाता है, तो सीधा सीधा राइट ऑप्शन आपका लुटेरा हो जाएगा। लूट का जो विशेषण शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, लुटेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, बताइए। अनाशक्ति, अनाशक्त, अनुशंसित, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे, विशेष्य पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका। विशेष्य और विशेषण बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि विशेष्य क्या है। आप जानते हैं कि जिस पर विशेषण किया जाता है ना, वो आपका विशेष्य हो जाता है। और यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अनासक्त। क्या हो जाएगा, अनाशक्ति, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनासक्त क्या हो जाएगा? अनासक्त उसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अनासक्ति क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ वाक्य में कितने कर्म हैं ये आपको बताना है। आप जानते हैं क्रिया, कर्म, कर्ता सभी कुछ होते हैं ना आपके वाक्य में। तो यहाँ आपको बताना है कि वो कर्म कितने हैं। 1, 2, 3, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम बात करें कि राम आम खाता है। राम आम खाता है, एक बार मैं लिख लेती हूँ। वैसे यहाँ पे आज मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझाने के लिए, राम आम खाता है, खाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैटेगराइज करना है, झट से कैटेगराइज हो जाएगा आपका। राम क्या है? करता है। खाता क्या है? क्रिया है। खाता है, ये पूरा आपका क्या है? क्रिया है भी आपका क्रिया के अंदर आता है, आपको पता ही है, सहायक क्रिया के अंदर है ना। तो ये आम क्या होता है? आपका कर्म है। ठीक है, ये आम क्या है? आपका कर्म है। राम आम खाता है। क्या खाता है? जब क्या और किसको वाली चीज़ें आपके आंसर में आती है वो आपके कर्म में आ जाता है, तो कर्म यहाँ पे आम है। उसी प्रकार से यहाँ आपको बताना है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। तो क्या पढ़ाता हूँ? वेद पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाता हूँ? लड़के को पढ़ाता हूँ। तो 2 कर्म है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसे विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। चलिए तो बताएंगे यहाँ पे आपका, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें आपका क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। किसने किसको, किसने किसको वाली बात जब आ जाए, राम ने मोहन को पुस्तक दिया, तो राम ने दिया। किसने दिया? राम ने दिया। किसको दिया? यहाँ पे आपका अगर 2 कर्ता यहाँ पे हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है? 2 कर्म हो रहा है। ठीक है, तो 2 कर्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका द्विकर्मक क्रिया के अंदर चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? उद्देश्य बोधक, हेतु बोधक, विस्मयादि बोधक, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द बहुत ही ज़्यादा आसान है, भाषा में बिल्कुल भी ना फंसे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है। अब इसका आंसर आप कर चुके होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। मनोभाव, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी के प्रति घृणा आ रहा है, या फिर कुछ भी आपने गंदगी देख ली, तो आप क्या कहते हैं? छी छी कहते हो ना, तो तुरंत से आपके मनोभाव से ये उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के जो अव्यय होते हैं वो आपके किसके अंदर जाते हैं? विस्मय आदि बोधक के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताना है। चिल्का, झील, सब्जी, अनानास, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए चिल्का, झील और सब्जी ये दोनों ही आपके स्त्रीलिंग हैं, और कौन सा नहीं है? तो अनानास जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। बताएंगे, इस प्रकार से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक मैं यहाँ पे आपका कवर कर रही हूँ, और अभी हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। अगर इतने दिन तक आप कंटिन्यूसली लगे रहते हैं मेरे साथ प्रैक्टिस सेट में, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा हिंदी में, ये तो तय है। तो देखिए यहाँ पे होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जनता, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले पूछा जा रहा है, बहुवचन में नहीं, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप अगर देखेंगे तो होश और लोग ये दोनों आपके किसके अंदर आ जाएंगे? बहुवचन के अंदर आ जाएंगे। प्राण और बाल ये दोनों भी आपके सदा बहुवचन में आ जाएंगे। जनता आपका एक वचन के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर आपका
बहुवचन के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं, है ना। निम्न में से कोई नहीं आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आप मुझे ऑप्शन में बताइए कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले कौन कौन से शब्द आपके हो सकते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। अपूर्ण भूतकाल आपको बताना है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब आप देखिए, खाना खा रहा था मतलब समझ लो कि जब वो उसने देखा तब वो खाना खा रहा था, और अभी वो उसके सामने नहीं है, तो खा रहा था वाला सीन आपका अपूर्ण के अंदर चला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं। अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चुके हैं, चुका है, तो आपका पूर्ण हो चुका है सारा काम, तो पूर्ण घोतक के अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है वो पूर्ण घोतक के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए अभ्यास घोतक से भी आपका प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, जैसे कि वो निरंतर पढ़ाई करता था इसीलिए वो सफल रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी निरंतरता उसके अभ्यास को दिखाया जा रहा है कि इस पे आप कुछ और अपने से एग्जाम्पल बना सकते हैं कि आप और बेहतर दिमाग में बैठा सके, लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इसका और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने आपको एक बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि वह रोज जो है व्यायाम करता है, योग करता है, इसीलिए वो स्वस्थ है। तो ये रोजाना उसके एक्टिविटी को दिखा रहा है, उसके अभ्यास को दिखा रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आपके अभ्यास घोतक में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का प्रकार क्या है, बताएंगे झट से। कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो देने का मेरा वजह था वो ये था कि निषेधवाचक नहीं देखते ही आप सीधा लगाते हैं भाववाच्य में। आपको पढ़ना पड़ेगा पहले कि सीता नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई कर्म है जो नहीं हो रहा है। सीता क्या नहीं करती है, तो पढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, कौन नहीं पढ़ती है, सीता नहीं पढ़ती है। तो ये देखिए आपका किस पे अकॉर्डिंग हो रहा है, ये सीता नहीं पढ़ती है, ये आपका किसके अकॉर्डिंग जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और लगा दें, जैसे अगर हम राम लगा दें, राम नहीं पढ़ता है, तो देखिए ती से ता के अंदर डिफरेंस आ गया आपका, कर्ता के वजह से जो है क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो जब कर्ता के वजह से क्रिया पे प्रभाव पड़े तो आपका क्या हो जाएगा, कर्तरी वाच्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको भाववाच्य इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सीता से पढ़ा नहीं जाता। अगर ये आपका वाक्य होता कि सीता से पढ़ा नहीं जाता, तो अब आपका क्या हो जाता, भाववाच्य जाता। तो एक बात और याद रखिए कि भाववाच्य के अंदर आपको असमर्थता, यहाँ पे असमर्थता दिखानी होती है, दिखता है, ठीक है, असमर्थता दिखता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आदर्शिका का तद्भव क्या होगा, बताइए। आदर्शिका का तद्भव क्या होगा, आँच, आरसी, आदर्श, निम्न में से एक से अधिक या फिर निम्न में से कोई नहीं। चलिए बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, आरसी जो है, आरसी ही आदर्शिका का तद्भव है। ठीक है, अब हम बात करें आँच की, तो आँच का अर्ची हो जाता है, आँच का क्या हो जाता है, अर्ची। आदर्श तो अपने आप में तत्सम है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है आरसी। ठीक है, एक और आता है अदरक, अदरक का आद्रा जो है आपका तत्सम हो जाता है। चलिए ये सभी बातें याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे आप, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पैगंबर। पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बेगम और चेचक ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है, और ये किसका शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। पूरा आपको मैंने शब्द भेद करवाया हुआ है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपको करवा दिया है मैंने, तो बस आपको देखने की ज़रूरत है। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप अभी भी उसका थ्योरी कंप्लीट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। समय है अभी आपके पास, बाद में आपको मौका भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से किस प्रकार की हो जाएगी? श्रृंखला क्या हो जाएगा? समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे श्रृंखला संज्ञा भेद का संज्ञा भेद की दृष्टि से कौन सा आपका होगा? तो श्रृंखला जो होता है वो किसी प्रकार के पैटर्न पे आधारित होता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी तो वो पैटर्न आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समूहवाचक के अंदर ये चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। श्रृंखला जो है ये समूहवाचक के अंदर आपका चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संज्ञा पदबंध बताने वाला वाक्य कौन सा है? ईमानदारी से आपको अपना आंसर बताना है, कितने मार्क्स आपके बन पा रहे हैं 80 में, ठीक है। स्व आकलन कीजिए और देखिए कि किस किस टॉपिक में अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य यहाँ पे आपको बताना है। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चांद से भी क्या हाईलाइट क्या हो रहा है? जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। चांद से भी प्यारा मुखड़ा क्या हो रहा है? विशेषता बताई जा रही है। घर से होकर जाऊंगा, जाना क्या है? आपका क्रिया है। रात को पहरा देने वाला कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो जब ये जैसे इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मिठाई वाला या फिर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, तो वो आपका जो है संज्ञा पदबंध के अंदर चला जाता है। रात को पहरा देने वाला आपका जो है यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में ये आपका बात कर रहा है, पहरेदारी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आपका पर आ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। संधि विच्छेद कहते हैं। विसर्ग संधि, स्वर संधि, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो विसर्ग के बाद अगर आप ही बताइए, जब यहाँ पे कुछ भी आपका विशेष होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद में आपका विसर्ग होगा और यहाँ पे कोई भी आपका स्वर या व्यंजन होगा, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। उच्छिष्ट का बताएंगे यहाँ पे क्या सबसे सही आपका संधि विच्छेद होगा। उच्छित प्रत अष्ट, उप्लसिष्ट, उत्प्लसिष्ट, निम्न में से एक से अधिक या कोई भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा आंसर आपको पता है कि दोनों तरफ आपका सार्थक शब्द होना चाहिए। कौन सा है? एक ही है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। कई बार आपको नियम ना भी पता हो तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महोदार्य का संधि क्या होगा? गुण, यन, वृद्धि, निम्न में से एक से ज़्यादा या कोई भी नहीं। बताएंगे यहाँ पे। तो आपको तो देखते ही आंसर आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो यही दो में आपका वृद्धि हो सकता है। दो मात्राएं लग सकती हैं, दो मात्राएं लगा है, वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से मछली का पर्यायवाची शब्द यहाँ बताएंगे। झक, सफरी, मीन, एक से ज़्यादा या निम्न में से कोई भी नहीं। यहाँ पे आपको बताना है मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पे अब हम बात करें तो झक, सफरी और मीन ये तीनों ही मछली के पर्यायवाची है और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिए सफरी पूछा जा सकता है जो आपके
ज़्यादातर व्यवहार में ना हो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको कि निम्नलिखित विकल्पों में से उसे व्यक्त करना है जो युग्म आपका सही अर्थ में यहाँ पे दिया गया हो। पौत्र और पोत, बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है। पोता जहाज, सभा जहाज, पोता जान, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो पौत्र का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। पौत्र को पोता कहते हैं, जो कि बेटे के पुत्र को कहा जाता है। पुत्र के भी पुत्र को कहा जाता है पौत्र। और पोत किसे कहा जाता है, जहाज को। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब्ज का अर्थ क्या होता है, कमल। ये भी याद रख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। अब्ज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। अब बताना आपको क्या है अब्द। अब्द का अर्थ आपको बताना है। बताइए, शस्त्र होता है या ये वर्ष होता है, यक्ष होता है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे अब्द का आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन आपका होगा, आई होप आपने सब आंसर कर दिया होगा सभी ने। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए शताब्दी से आप इसको समझ सकते हैं। सत अब्द आपका जुड़ता है ना शताब्दी में, सत धन अब्द से शताब्दी बनता है। तो यहाँ पे देखिए शताब्दी में भी आपका अब्द होता है, जो कि अब्द का मतलब वर्ष होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको युग्म में दिया है, इसको बताना है कौन सा सही नहीं है। नहीं वाला हमें बता रहा है। एक बार में आपकी कितनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार में ये सभी चीज़ें हो जाए, इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी लेके आती हूँ। तो बताइए अनिष्ट और अनिष्ट में क्या अंतर है। देखिए अनिष्ट मतलब क्या होता है, अचल और अचला, अंश और अंश, और तरंग और तुरंग। ये चार आपको मैंने दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश थी और कोई रीज़न नहीं था। इनमें से कोई नहीं बताएंगे। तो देखिए अनिष्ट मतलब बुरा होता है, बिल्कुल सही है। अनिष्ट मतलब निष्ठावान, बिल्कुल सही है। अचल मतलब पर्वत होता है। अचला पर मतलब नारी होता है क्या, इस पर हम आगे बात करते हैं। अंश मतलब हिस्सा, और ये अंश मतलब क्या होता है, कंधा। तरंग मतलब लहर, और तुरंग मतलब घोड़ा। तुम यहाँ पे बात करें कोई भी तो गलत नहीं है ना, लगाते हैं फिफ्थ ऑप्शन पे इनमें से कोई नहीं, सारे ही सही है। लेकिन यहाँ पे आपका एक गलत है। तो यहाँ पे अचला का मतलब नारी नहीं होता है, ठीक है। अचला का मतलब यहाँ पे नारी नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही, या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बहुत पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न देख के आपको भी अंदर से वाइब आ रहे होंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुग्रह, यहाँ पे इसी का सिर्फ खेल है। ये है आपका ग्रह, ये है आपका गृह। तो क्या आपको अनुग्रह का क्या हो जाएगा, अनुग्रह का आपका अनुग्रहित हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए गृह वाला चीज आपका यहाँ पे सही होगा, अनुग्रहित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूतियों में दाल बांटना, यहाँ डाल हो गया है, ठीक है। जूतियों में डाल बांटना, इसका अर्थ बताना आपको क्या होगा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दुखी होना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। जूतियों में डाल बांटना, इसका अर्थ क्या होगा। उम्मीद है सभी ने आंसर लगा लिया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। 5, 9, 12, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार आपको आंसर करना है। नवरस आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इन्होंने जो संख्या मानी है वो आपकी 8 मानी है, और 8 आपके ऑप्शन में नहीं है। तो निम्न में से कोई नहीं आपका राइट ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा। याद रखिए भरत मुनि ने कितनी मानी है, 8 मानी है, ठीक है। 8 रसों की संख्या मानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका एक जो सूत्र है
विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, वो याद रखिए क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन एक पूछ देगा कि कौन सा रस अव्यय इन्होंने नहीं माना है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उस सूत्र से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिर से समझिए, विषय द्वारा की गई क्रियाएं, विषय द्वारा की गई क्रियाएं। अब ये विषय क्या है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है जब हम रस को कर रहे थे, ठीक है। तो विषय द्वारा की गई क्रियाएं, वह स्थान और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उसको क्या कहते हैं? आलंबन विभाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, निम्न में से एक से अधिक है, निम्न में से कोई नहीं। तो ये आपको देखिए बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन एक बन गया तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आलंबन विभाव, अनुभाव, विषय, आश्रय, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो उद्दीपन और विभाव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? रस निष्पत्ति में सहायक। सहायक क्या होता है? एक एक वर्ड से आप आंसर को निकाल सकते हैं, मैं सब चीज़ आपको इसी तरह से बता चुकी हूँ। तो सहायक कब होता है? जब वहाँ के वातावरण उस प्रकार से होंगी। तो वातावरण जो होती है वो आपके उद्दीपन उद्दीप्त करती हैं, उद्दीपन के अंदर आ जाता है वो, ठीक है। जहाँ पे हमने पढ़ा था कि चांदनी रात है ना, हमने पढ़ा था बारिश हो रहा था, बारिश वाला भी मैंने आपको डाला हुआ था इमेज के साथ, मैंने क्लास में आपको बताया था कि बारिश होती है तो एक आपको वातावरण मिलता है कि अब तो पकौड़े खाने का मन हो रहा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? ये उद्दीप्त कर रहा है आपको। जो भी उद्दीप्त करती है भावनाओं को, रस की निष्पत्ति में सहायक वाले शब्द पूछे जाएं तो आपके उद्दीपन विभाग के अंदर आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गरीब करे क्या इतना। तो ये जो आपकी पंक्ति है इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। रस तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि खुद ही आप उसको अनुभव कर सकते हैं पंक्तियों को कि आपको कौन सा रस मिला इसको पढ़ के। जब आप इसको पढ़े, मन रे तन कागज का पुतला, मतलब तन क्या है? कागज का पुतला है। ये आज नहीं तो कल ढह जाएगा, जब जाना होगा चला जाएगा। इतना जो हम दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में हैं वो क्यों है? क्यों करे कोई इतना? आखिर में अंतिम में तो सबको मिल ही जाना है मिट्टी में। तो इस प्रकार की बातें आपकी कहाँ होती हैं? इस प्रकार से अगर सांसारिक मोह से अगर आपके बंधन को छूट जाए, यहाँ पे इस प्रकार का जो बात किया जाता है वो आपके शांत रस में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। शांत रस का आपका स्थायी भाव भी पूछा जाता है, क्या होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो कई बार आप एग्ज़ाम में देखते होंगे कि आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो इतने आपको इजी लगते हैं कि आप उसको रिवाइज ही नहीं करते और वहाँ जाके फिर वो गलती हो जाता है। इसीलिए सब कुछ लेते हुए चलेंगे। आगे देखिए, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार आपका क्या होगा? यहाँ पे अपहुंती अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, निम्न में से एक से अधिक या कोई नहीं, बताएंगे। यहाँ पे उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना, मतलब कि उपमेय को इन्होंने मना कर दिया है और उपमान को इन्होंने स्थापित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें कहाँ होती है? किस में होती है? अपहृति में हो जाएगी आपकी। क्या होता है? उल्टी चीज़ें होती हैं। उल्टी नहीं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे उपमेय को निषेध करके उपमान की स्थापना की जाती है, ठीक है। जैसे कि नेत्र नहीं पद्म है। अब नेत्र आपका एक आता है नेत्र नील कमल, ठीक है। जैसे मान लो कहते हैं नील कमल, नील कमल, तो यहाँ पे आप ऐसा उसको क्या कह दिया जाता है? नेत्र नहीं ये कमल है, रस्सी नहीं ये सांप है। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन में आया होगा कि सर्प समान रस्सी, ऐसे आप विशेषण को अपमान करके उपमेय को बताते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बोलता है ना ना, ये आँख तो है ही नहीं, ये तो कमल है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं। तो ये किसके अंदर होता है?
अपहुंती के अंदर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु ना होई मोर यह काला। तो यहाँ पे जो है क्या है, आपका अपहुंती अलंकार है, तो ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, एक से अधिक या होते ही नहीं है, बताइए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभंग और सभंग, ठीक है। अभंग श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, सभंग श्लेष, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहती हुई यह उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे आपकी बताएंगे कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर भी हम बात करते हैं, पॉज दे रही हूँ ताकि आप इसका आंसर कर लो। देखते ही आंसर आ गया होगा वैसे तो, क्योंकि ये शब्द आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे मानो, जानो, मनहु, मानहु, इस प्रकार के वर्ड का, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पे आपका क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा हो जाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उपादान लक्षणा है? उपादान पे थोड़ा जोर दे रही हूँ, इस कल भी मैंने आपको बताया था उपादान, और आज भी बताया है। तो उम्मीद है कि आज आप इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि उपादान लक्षणा में आखिर होता क्या है। लाल पगड़ी आते ही वह 9, 2, 11 हो गया। वह पढ़ाने में बहुत कुशल है, मुख चंद्र है। बताइए, एक से अधिक ऑप्शन सही है या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? तो बताना है आपको। मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसका आंसर आपको थोड़ा सा समय दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से सही आंसर करें। उपादान लक्षणा की बात की जा रही है। शब्द शक्ति अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके क्लास को विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी आज लिंक, ठीक है। उसमें आपको जाना है थ्योरी क्लास में। थ्योरी क्लास में जाइए, शब्द शक्ति, बाकी और भी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको डिटेल में कराई गई हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाल पगड़ी आती वह 9, 2, 11 हो गया। अब उपादान लक्षणा में होता क्या है? इसमें आपका जो होता है वो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों, यहाँ पे मुख्यार्थ बाधित नहीं होता है। आप हालांकि देखेंगे कि जब लक्षणा आता है तो आपका मुख्य अर्थ जो है वो बाधित हो जाता है, मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, वाच्यार्थ आपका बाधित हो जाता है। एक ही बात है, जब आप शब्द शक्ति पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ पाएंगे, क्या होता है व्यंग्यार्थ, क्या होता है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य अर्थ यानी वाच्यार्थ आपका जो है बाधित नहीं होता है, साथ साथ चलता है। यहाँ पे बात करें कि लक्षणार्थ और मुख्यार्थ दोनों साथ साथ चलता है। मतलब क्या है इसका? तो आसान भाषा में समझो, लाल पगड़ी के आते ही वह 9, 2, 11 हो गया। अब लाल पगड़ी तो खुद से आ नहीं रही होगी, लाल पगड़ी कोई व्यक्ति पहना हुआ होगा, है ना। तो पगड़ी धारक जो होगा वो भी है, पगड़ी धारक भी है, लेकिन इसने अपने अस्तित्व को भी नहीं मिटाया है, पगड़ी भी उसने पहनी हुई है। तो पगड़ी भी आया है और पगड़ी वाला भी आया है। तो यहाँ पे अगर हम इसका मुख्य क्या इसका अर्थ हो रहा है, निकल रहा है कि कोई पगड़ी वाला है जो लाल पगड़ी पहनकर आया है, उसको आते ही सब 9, 2, 11 हो गए, मतलब भाग गए। तो यहाँ पे पगड़ी भी इसी के साथ मिली हुई है और साथ में एक ऐड हो गया पगड़ी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मुख्य अर्थ में देखें तो पगड़ी जो वर्ड है, पगड़ी जो शब्द है, ये आपका बाधित नहीं हो रहा है, ये आपके साथ साथ चल रहा है। तो ये इस प्रकार से उपादान लक्षण आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति होगा? रौनक गधा है, रौनक गधा है, बताइए। अभिधा होगा, लक्षणा होगा, व्यंजना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन। रौनक गधा है पूछा जा रहा है, तो रौनक तो किसी लड़के का नाम लग रहा है, किसी भी व्यक्ति का नाम लग रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। तो किसी व्यक्ति का नाम है जो रौनक है। तो रौनक अगर हम इसका अभिधा में लेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? अभिधा अभी हम टिक नहीं कर रहे हैं, देखिए अभिधा में अगर हम लेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? रौनक एक पशु का नाम है जो कि गधा है। तो ऐसा बात है क्या? नहीं है। रौनक मूर्ख है, ये एक उसके मुख्य अर्थ निकल के आ रहा है।
तो यहाँ पे वाच्यार्थ क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है, किस में हो रहा है, लक्षणा में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए थ्योरी, अगर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं इसको। तो बहुत अच्छी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी, वरना आप सिर्फ क्वेश्चन से इसको समझ नहीं सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है ये टॉपिक आपका शब्द शक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है, क्रिया बताना है आपको। भिन भिनाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, एक से अधिक सही है, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। मच्छर भिन भिनाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नाम धातु क्रिया के अंदर ये चला जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो भिन भिनाना, इसका शब्द क्या है, अगर मूल अर्थ देखें तो भिन भिनाना, भिन भिनाना। ठीक है, अब भिन भिनाना में आपने क्या प्रत्यय लगाया, आते, भिन भिनाते, आते जो है ये आपका प्रत्यय लग गया। तो भिन भिनाते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से जब प्रत्यय लगाकर हम कोई क्रिया शब्द को जो बनाते हैं, तो वो नाम धातु क्रिया के अंदर चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकर्मक क्रिया आपको छांटना है। दौड़ाना, पढ़ना, भागना, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो मैं समझूंगी थोड़ा आप अच्छे से दिमाग को लगा रहे हैं। है बहुत ही ईजी क्वेश्चन, पर फिर भी आपको समझना है, क्योंकि इतने आसान तो मैं आपको दूंगी नहीं, थोड़ा तो ट्रिक होगा ना उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भागना। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भागना। तो अब आप बोलोगे कि मैम दौड़ाना और भागना दोनों ही होना चाहिए था, ऑप्शन तो आपका फोर्थ सही होना चाहिए था। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे दौड़ाना लिखा है, दौड़ना नहीं लिखा है। ठीक है, दौड़ाना मतलब यहाँ पे आना प्रत्यय लगा है, और यहाँ पे अगर हम बात करें खाना, खिलाना, 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 खिलाना हो गया, पढ़ाना हो गया, ये सब क्या है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, अब इसी में हम वाना प्रत्यय लगा देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, पढ़वाना, खिलवाना, है ना। तो याद रखिएगा, दौड़ाना यहाँ पे दिया है, दौड़ना नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के विग्रह में कर्मधारय समास होगा। बहुमूल्य, कूप मंडूक, मधुमक्खी, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। कर्मधारय समास बताना है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे मूल्य कैसा है, बहुत है, मूल्य कैसा है, बहुत है, विशेषण और विशेष्य की बात की जा रही है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने पूरे 40 क्वेश्चन व्याकरण के देख लिए हैं। अब जो है हम यहाँ पे साहित्य के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो कितने व्याकरण में आपके सही हुए, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन मैं मिक्स करवाती रहूँगी। आज कुछ ज़्यादा आपकी जैसे क्रिया के क्वेश्चन थे, तो कभी कुछ आपके ज़्यादा होंगे, तो इस प्रकार से करवाया जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देखिए, इसको मिलान तो आप कर लेंगे, दो भी क्वेश्चन आया तो आप मिलान कर लेंगे, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी रचना, ये किसका है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है, तो याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये किसका है, परशुराम चतुर्वेदी का है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। इसको अच्छे से मिलान कर लीजिए। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी बच गए हैं, तो इसका क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से इन्होंने रचना रची है। क्या है इनका, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया था इनकी रचनाओं से पिछली बार बीपीएससी टीआरई 3 में। तो याद रखिए, पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे गारसा दत्तौसी को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद कौन आ जाते हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, उसके बाद आपके ग्रियर्सन हैं, मिश्र बंधु हैं, ये पूरा चलते जाता है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ भी बताना है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो सबसे बाद में आए थे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबका मिश्र बंधु का आप मुझे बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा मिश्र बंधु का क्या होगा। रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें 1884, क्योंकि ये सबसे आगे हैं इसीलिए मिश्र बंधु को मैंने रखा है। राम कुमार वर्मा की बात करें तो 1905 और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907, ठीक है। तो ये है पूरा आपका क्रम। मिश्र बंधु का क्या होगा ये मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से, अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, निम्न में से एक से अधिक, या कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्राकृत होगा, ये प्रकृति नहीं होगा, मिस्टेक है यहाँ पे टाइपिंग। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, बताइए। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है ये। महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र, या फिर निम्न में से एक से अधिक, या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं है, ऐसे बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महेश दत्त शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा 1929 में। श्याम बिहारी शुक्ल की रचना इन्होंने ये जो है मिश्र बंधु जो है 3, उन्हीं के अंदर आते हैं। इनके ये 3 भाई थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गणेश, श्याम और सुखदेव, ये 3 भाई थे और इन्होंने मिलके मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी 2 भागों में। वो सभी में आगे क्वेश्चन है तो आगे बताऊंगी। चलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, महेश दत्त शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, बताएंगे क्या से सुमेलित करेंगे। यहाँ पे डेट आपको पता होना चाहिए और मैं आपको काफ़ी बार ये करवाई हूँ अब तक, तो आपको ये याद हो गया होगा। चंदायन आपका 1379 में है, मृगावती 1503 में है, मधुमालती 1545 में और पद्मावत 1540 में है। तो आपका सही सुमेलित किया गया है सारा, ठीक है। क का 1 ही होगा, ख का 2 ही होगा, ग का 3 होगा और घ का 4 होगा। तो आपको डेट याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्ति कवि से हुई थी। किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी ये बताएंगे। चित स्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, निम्न में से एक से अधिक, या कोई नहीं, बताइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जो होती है वो रूप जीव गोस्वामी से होती है, ठीक है। 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है, बताइए। नसीम खान, अली मोहम्मद, सैयद इब्राहिम, निम्न में से एक से अधिक, या निम्न में से कोई नहीं। सबको आता होगा, बहुत इजी है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सैयद इब्राहिम। 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर इसको बना लीजिएगा। आपको पता है कि इसकी रचना किसने की है। इसकी रचना किसने की है, गोकुलनाथ ने, ठीक है। गोकुलनाथ ने इसकी रचना की है। अब गोकुलनाथ कौन है, तो विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, है ना। और विट्ठलनाथ किसके पुत्र हैं,
वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो ये संप्रदाय किससे चली हुई आ रही है? वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो ये वल्लभ संप्रदाय से चली आ रही है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए। मतिराम भूषण सोमनाथ, भूषण मतिराम पद्माकर, चिंतामणि भूषण पद्माकर, या फिर निम्न में से एक से अधिक, या फिर निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिए गए कोई भी ऑप्शन जो है आपके सही नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन है याद रखिए। चिंतामणि है, एक तो चिंतामणि है, उसके बाद कौन हो जाएंगे? भूषण, चिंतामणि, भूषण, और एक कौन है? मतिराम। मतिराम, ये तीनों आपके ऑप्शन में कहीं है? कहीं भी नहीं है। ठीक है, याद रख लीजिए, चिंतामणि, भूषण और मतिराम ये तीन आपके भाई हैं रीतिकालीन कवि के। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रीति मुक्त धारा का नहीं है, बताइए। ठाकुर, बोधा, आलम, निम्न में से एक से अधिक, या निम्न में से कोई नहीं। बताएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ठाकुर, बोधा, आलम, ये तीनों ही आपके रीति मुक्त काव्य धारा के ही रचनाकार हैं। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो रीति मुक्त धारा का नहीं है। ठीक है, तीनों ही रीति मुक्त के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनूदित है, मौलिक नहीं है? बताइए। इनकी अनूदित रचना बहुत ध्यान रखेंगे, कौन सी हो जाएगी? मेघनाथ वध, मेघनाथ वध हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं, बताइए पहले इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो है यहाँ पे भारत भारती, आप सभी को पता है ये इनकी रचना यहाँ पे अनूदित नहीं है। यहाँ पे प्लासी का युद्ध और मेघनाथ वध ये दोनों ही रचना जो है अनूदित है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ हो जाएगा। याद रखिए, प्लासी का युद्ध और मेघनाथ वध ये दोनों ही इनकी अनूदित रचना है, इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुक्ला जी के अनुसार, शुक्ला जी नहीं होगा, शुक्ल जी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त क्या है? राष्ट्रवादी कवि हैं, कवि सम्राट हैं, सामंजस्यवादी कवि हैं, निम्न में से एक से अधिक, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? बताइए। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सामंजस्यवादी कवि है। ठीक है, तो देखिए इनका ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इन्होंने स्वयं को किस नाम से जाना बताया था? गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा था। क्या कहा था? कौटुंबिक, कौटुंबिक कवि मात्र। ठीक है, कवि मात्र कहा था। और ये किसने कहा था? स्वयं, खुद ने कहा, खुद से कहा था अपने आप को। और अगर बात करें तो राष्ट्र कवि किसने कहा है, राष्ट्रवादी कवि किसने कहा है राष्ट्र कवि? तो मैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा है भारत भारती की रचना के वजह से इनको। और अगर हम बात करें कवि सम्राट भी इनको कहा जाता है, किसने कहा है? हरिऔध ने कहा है, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कवि सम्राट के नाम से इनको बुलाया है, और शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि इनको कहा है। ठीक है, तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? तो ये किस रूप में इनका प्रतिभा देखने को मिलता है? साहित्य के किस रूप में? नाटककार, प्रबंधकार, मुक्तककार, या फिर एक से अधिक, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? बताइए। तो इन्होंने बहुत सारी प्रबंध रचनाएं की हैं, तो यहाँ पे इनका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रबंधकार के रूप में इनको ख्याति मिली है, सर्वाधिक रूप से इनकी प्रतिभा निखर के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, यह समस्याएं सभी। तो यह जो पंक्ति है यह किस कवि की है? बताइए।
रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, यह समस्याएं सभी। 54 नंबर का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मैथिली शरण गुप्त। और भारत भारती जो इनकी रचना है, इसी में इन्होंने ये पंक्ति कही है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में कितने स्वर्गों की संख्या क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्वर्गों हो गया है, यहाँ रखिए सर्ग। सर्ग बताना है आपको, कितने सर्ग हैं कामायनी के अंदर, और सभी सर्ग आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्रम से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पिछली बार भी बीपीएससी में बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 15। ये एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है, कितने सर्ग होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले कौन सी आती है आपकी, चिंता। चिंता सर्ग सबसे पहले है, उसके बाद आशा, इसके बाद श्रद्धा, इसके बाद आपका काम, काम के बाद क्या आ जाएगा, वासना, वासना के बाद लज्जा आती है, लज्जा के बाद कर्म, कर्म करने से ईर्ष्या आता है। याद करने के लिए ओहो, फिर से लिखना पड़ेगा। चिंता, चिंता के बाद आशा, आशा के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद काम, काम के बाद वासना, वासना के बाद क्या हो जाएगा, लज्जा, लज्जा के बाद कर्म, कर्म के बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या के बाद ईड़ा, ईड़ा, ईड़ा के बाद आपका स्वप्न, स्वप्न सर्ग आता है, स्वप्न के बाद संघर्ष, सपना देखने के बाद क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं उसके लिए, उसके बाद नहीं मिलता है तो निर्वेद की तरफ चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसके बाद आपको भगवान जी दर्शन दे दिए, दर्शन। इसके बाद आपका रहस्य, रहस्य बताएंगे भगवान जी के क्यों नहीं मिला। इसके बाद आपको आनंद आ जाएगा, आनंद। तो ये है पूरे आपके 15 सर्ग, ये आपको याद रखने हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किसके बाद है, कौन अंतिम है, कौन 5वां है, कौन 10वां है, इस प्रकार से पूछ लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, कवियों का आरोही कालक्रम व्यवस्थित करना है, कालक्रम के अनुसार बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी मुझे लगता है कि जो फेमस है वो मैं आपको करवा रही हूँ, तो भगवान करे इसी से आपके क्वेश्चन लड़ जाएं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन है पहले प्रसाद आ जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, आप सभी को पता है 1889 में इनका जन्म है। इसके बाद आते हैं निराला, निराला हो जाएंगे इनके ठीक एक साल, ये 99 में। ठीक है, ठीक 10 साल के बाद निराला आ जाएंगे। उसके बाद पंत आ जाएंगे, पंत का क्या समय है, तो 1900 और महादेव वर्मा का 1907। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है। ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है, बताइए। लज्जा, निर्वेद, आनंद, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। गोत्र पूछा जा रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है किसी भी सर्ग से, ये आपके किसी भी गोत्र की नहीं है। लज्जा, निर्वेद, आनंद में यहाँ पे किसकी गोत्र से हैं, ये काम गोत्र से हैं। ठीक है, तो याद रखिए, गोत्र अगर पूछा जाए इनका श्रद्धा का, तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा को किन दो कविताओं का सार तत्व है। रामविलास शर्मा जो है वो निराला के ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च किया है, और इनकी रचनाओं पर इन्होंने बहुत सारे जो है आलोचनात्मक
रचना की है। तो यहाँ पे बताना है कि सार तत्व कौन से दो कविताओं का है राम की शक्ति पूजा में। तुलसीदास जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति जागो फिर एक बार, तुलसीदास और सरोज स्मृति, निम्न में से एक से अधिक या कोई भी नहीं, बताइए। तो आपको पता है यहाँ पे सारी रचनाएं जो है निराला की ही हैं, और यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास और सरोज स्मृति। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा गया है, और ये जो परिभाषा, ये जो कथन है, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। बस शुक्ल जी को देखते ही शुक्ल जी के ऊपर नहीं जाना है, हर क्वेश्चन में शुक्ल जी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, जयशंकर प्रसाद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये इनका कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। महर्षि अरविंद का प्रभाव, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा, किस छायावादी कवि के ऊपर अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो कौन हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत। ये भी बात याद रखिएगा, जिस तरह से घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। मन के स्वप्न ताज स्वर्ण किरण बताएंगे, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण किरण। ठीक है, स्वर्ण किरण में अरविंद प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शिवदान सिंह चौहान, निम्न में से एक से अधिक या फिर निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए, झट से बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, हिंदी में सानेट का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो त्रिलोचन के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, बताइए। नागार्जुन, रांगी राघव, केदारनाथ अग्रवाल या फिर निम्न में से एक से अधिक या कोई नहीं, बताइए। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी रचना है। झट से आंसर आपको देना है, मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि ये रचना किसकी है, त्रिलोचन की है। ठीक है, ये रचना किसकी है, त्रिलोचन की है। मैं उस जनपद का कवि हूँ। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जमुना जल तुम काव्य के रचनाकार बताएंगे, कौन हो जाएंगे। जमुना जल तुम, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह या फिर निम्न में से एक से अधिक या कोई नहीं। 63 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जमुना जल तुम। तो ये रचना जो है, ये रचना इनमें से किसी की नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की भी नहीं है, धूमिल की भी नहीं है, और शिवमंगल सिंह की भी नहीं है। तो ये जमुना जल तुम, ये किसकी रचना है, तो याद रखिए केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है कि यहाँ पे अज्ञेय होगा, आगे हो गया है। यहाँ पे ये अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, बताइएगा। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो याद रखिए, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बावरा अहेरी की हम बात करें तो 1954 में इन्होंने लिखा, 1954 में। इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये 1957 में। अरियो करना प्रभा में, ये जो लिखा इन्होंने 1959 में। और आंगन के पार द्वार इन्होंने लिखा 1961 में। ठीक है, इस प्रकार से ये रचना लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है, बताएंगे। केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, और इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है तीसरे सप्तक के कवि कौन है। कल भी करवाया था आपको। देखिए, सप्तक से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है और बीपीएससी में आपके हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सप्तक को चारों को करके जाना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। केदारनाथ सिंह जो है ये तीसरे सप्तक के कवि हैं।
ठीक है। तो इसको आप बार बार लिख करके याद कीजिए, ऐसे यह याद नहीं रहने वाला है। जैसे कि आप इसको बहुत लोग ट्रिक से भी याद करते हैं, आपके ऊपर है, अगर आपको याद रह जाता है तो कर लीजिए, वरना आप इसको लिख लिख के याद कर लीजिए, वो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है। जैसे कि तार सप्तक के कवि की बात करें तो मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे, ये आपके साथ हो जाएंगे। तो ये देखिए मुझे इस प्रकार से याद इसलिए है क्योंकि ये लिखा हुआ है मैंने बहुत बार, तो लिख लिख के ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तीसरे सप्तक के क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछे गए थे। तो उसमें कौन कौन है आपके? कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और एक थे केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही। ठीक है। तो ये आपके तीसरे सप्तक के हो जाएंगे। अगर आपने पेपर पेन लेके बैठा है तो इसको आप लिख लीजिए, आपको खुद आपके पास होगा, बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा ये। इसको आप एक बार सारा को अच्छे से कर लीजिएगा। काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है बताएंगे? मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक से अधिक सही या निम्न में से कोई नहीं। बताइए काव्य मंजूषा किसकी रचना है? काव्य यहाँ पे मंजूषा जो है यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल मधुसूदन कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये अभी मेघनाथ वध मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया है, तो बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करवा चुकी हूँ आपको, और आपको ध्यान से आपने देखा है तो आप इसका आंसर बहुत आसान से कर सकते हैं। ये किसकी रचना है? माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा रची गई मेघनाथ वध, इसका अनुवाद इन्होंने किया है। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रगतिवादी कवि हैं? दिनकर, नीरज बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञे, रामविलास शर्मा, नागार्जुन या त्रिलोचन। एक से अधिक सही है या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। ये तीनों आपके प्रगतिवादी कवि के अंदर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरा आधुनिक काल मैंने आपको जो है अच्छे से डिटेल में कराया है। भारतेंदु युग अलग से कराया है, द्विवेदी युग करवाया है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तो उसको आप जाके देखिए। 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको आधुनिक काल के करवाए हैं। आपका एक एक क्लियर हो जाएगा। अगर सिर्फ प्रगतिवाद को लेके चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रगतिवाद की आपको मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ करवाया हुआ है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। तो बताएंगे यहाँ पे अब आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो है वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। ये किसने कहा है? किसकी रचनाओं में लिखा गया है? महापुराण में लिखा है, पौमचर्यु में लिखा है, परमात्म प्रकाश में लिखा है। एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है या फिर कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो याद रखिए ये पौमचर्यु में इन्होंने पौमचर्यु में लिखा हुआ है, जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी ये परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने के बाद सीता जी। और ये पौमचर्यु किसकी रचना है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है पौमचर्यु। ठीक है, काफ़ी आप अगर मैं आपको आदिकाल करवाती हूँ सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए, आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल, आदिकाल, बीजवपन काल, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। अब कुछ आपको अच्छे लेवल के और कुछ आपको मीठे मीठे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपका भी थोड़ा मूड बीच बीच में अच्छा हो जाए। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीजवपन काल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो याद रखेंगे सिद्ध सामंत काल। और आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था P = ABC, इसको याद कर लेना, याद हो जाएगा। P मतलब पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपने देखा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन होते हैं। और छत्तीसगढ़ी आपका किसके अंदर आ जाएगा? पूर्वी हिंदी। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैं करवा चुकी हूँ। बताइए, महात्मा गांधी ने, काका कालेलकर ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, या फिर विनोबा भावे ने? इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पे आपका सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में से बताना है अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? मेमोरेंडम, ये काफ़ी पूछा जाता है। मेमोरेंडम बताएंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रशासन, ज्ञापन, प्रबंधक, निम्न में से एक से अधिक, या निम्न में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञापन हो जाएगा। ज्ञापन को ही मेमोरेंडम कहते हैं। प्रशासन आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रबंधक का क्या हो जाएगा? मैनेजर। प्रबंधक का मैनेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाली लोक साहित्य विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए। गढ़वाली लोक साहित्य विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, संदीप रावत, मोहनलाल बाबुलकर, निम्न में से एक से अधिक, या कोई नहीं? गढ़वाली लोक साहित्य विवेचनात्मक अध्ययन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? मोहनलाल बाबुलकर। ठीक है, गढ़वाली लोक साहित्य विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक किसका ये ग्रंथ है? मोहनलाल बहुगुणा का, सॉरी मोहनलाल बाबुलकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। हजार हजार बाहों वाली, चूका भी नहीं हूँ मैं, रात अब भी मौजूद है, भूरी भूरी खाक धूल। बताएंगे। ये सारे आपके पूछे जाते हैं, एक साथ मैंने यहाँ पे सुमेलित के लिए डाला है ताकि आपको एक बार में ये 4 रचनाएं याद हो जाए। तो हजार हजार बाहों वाली किसका है? नागार्जुन का है। चूका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर का है। रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगुड़ी का है। और भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध का है। ठीक है, हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन, चूका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर, रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगुड़ी, और भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, यहाँ पे दिए गए आंदोलन से संबंधित आपको बताना है कौन से कवि हैं जो, और किस आंदोलन से वो संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्ष्मीकांत वर्मा की हम बात करें, लक्ष्मीकांत वर्मा, तो ये अकविता से जुड़े हुए हैं। नरेश की बात करें तो आपको पता है 3 आपके कवि हैं जो नकेनवाद से जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से एक है नरेश। ठीक है, तीनों का नाम न से है, और नकेनवाद के तीनों कवि का नाम मुझे आप बताइएगा। ठीक है, शंभुनाथ सिंह की बात करें तो ये नवगीत से संबंधित है, और केदारनाथ अग्रवाल जो है ये प्रगतिवाद से संबंधित है, और प्रयोगवाद की बात करें तो ये अज्ञेय इनसे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे, सभी चीज़ें बता दी। अकविता किससे संबंधित है? लक्ष्मीकांत वर्मा। नरेश नकेनवाद से संबंधित है। शंभुनाथ सिंह नवगीत से संबंधित है, और केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो प्रगतिवाद से संबंधित हैं। ठीक है, नकेनवाद के तीनों कवि का नाम मुझे आप बताएंगे ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में। प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? बताइए। प्रयोजन मूल हिंदी, बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम की हिंदी, साहित्य सृजन की हिंदी, कामकाज प्रयोग या अनुप्रयोग की हिंदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी कोई प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस खत्म हो गया, अब 2 क्वेश्चन और है। किसी साहित्य लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है, कौन है वो? बहुत बार करवाया है मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा बताया है। तो मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर है ये। ठीक है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु की रचना है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। और ये 3 भाई थे, गणेश मिश्र, श्याम मिश्र और सुखदेव मिश्र। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, और इसी में जो है इन्होंने 5000 कवियों का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। कला काल नाम किसने दिया है? तो यहाँ नामकरण से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी नहीं। मिश्र बंधु जो है इन्होंने कला काल नाम दिया है क्या? तो ये भी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का तो काफ़ी पूछा था, श्रृंगार काल इन्होंने कहा है, ठीक है। श्रृंगार काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। तो याद रखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इन्होंने दिया है कलिकाल, कला काल, ठीक है। कला काल नाम दिया है इन्होंने मध्यकाल को, यानी कि रीतिकाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। यहाँ पे इनकी जो है दो भाग में ये आपका था। पहला जो है, चौथा भाग आपका कब प्रकाशित हुआ? तो इनको हमने पढ़ा है कि मिश्र बंधु विनोद जो रचना है ये मिश्र बंधुओं की है, और प्रथम 3 भाग जो है ये पहले बार में ही प्रकाशित हो गया था, इस प्रकार से, ठीक है। पहला जो भाग है वो 3 एक ही दिन में प्रकाशित हो गया, और चौथा भाग जो है दूसरे दिन प्रकाशित हुआ। तो बताइए ईस्वी बताना है आपको, चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1900 निम्न में से एक से अधिक या एक कोई भी नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1934 ईस्वी, ठीक है। 1934 ईस्वी हो जाएगा। और 1913 में जो है आपका पहला 3 भाग जो है वो 1913 में ही प्रकाशित हुआ, और चौथा भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ये बात आपको याद रखना है। तो पूरा हमने 80 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, 80 में कितने मार्क्स आपके बने, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग जो है वो मेहनत करके यहाँ तक पूरा वीडियो देख रहे हैं कि और किन्होंने पूरा जो है कंप्लीट किया है। तो अगर मैं बात करूँ छंदा का पर्यायवाची बताएंगे आप मुझे। पर्यायवाची क्या है ये? एक व्याकरण से दे दिया मैंने, एक साहित्य से दूंगी। छंदा का पर्यायवाची क्या होता है कॉपी में नोट कर लीजिए। और दूसरा जो है वो है शुद्ध कविता की खोज। ये किसकी रचना है? शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज बताएंगे ये रचना किसकी है। ये 2 आपको दिया है मैंने, एक साहित्य से एक व्याकरण से। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।